हेलो एवरीवन, ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा। आज हम देख रहे हैं 1 मार्च के करेंट अफेयर्स। मेरी वॉइस हो सकता है थोड़ी सी स्लो हो, बट आप लोग आज थोड़ा मैनेज कर लेंगे क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगी। ठीक है, तो हमने लास्ट मंथ के पूरे करेंट अफेयर्स देख लिए हैं। बहुत जल्दी ऋचा मैम आप लोगों के लिए मंथली सीए लेकर आएंगे, तो आप वहाँ से अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना। हमारी क्लास की जो पीडीएफ होती है वो हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल होती है, तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ ले सकते हैं। 1 मार्च के करंट अफेयर्स में यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। इसके बाद हम शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे और शॉर्ट न्यूज़ के बाद जो हमारी हेडलाइंस होती है, मतलब जो भी न्यूज़ मैंने आज कवर की है उसको हम हेडलाइंस के फॉर्म में भी देखते हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो और आज आपने जो भी सीखा है, जो भी पढ़ा है, उसको वापस से आप एक बार रिकॉल कर पाएँ। ठीक है, फिर आपको रिवीजन क्वेश्चंस मिलते हैं और फिर क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1 मार्च को हम कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। कौन सा डे है? ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, है ना, डे। तो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे आज के दिन 1 मार्च को सेलिब्रेट होता है और जिसकी इस साल थीम डिसाइड की गई है सेव लाइफ्स डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हम स्पोर्ट्स की न्यूज़ पे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के बारे में। रिसेंटली आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप को खेला गया। ये जो वर्ल्ड कप है वो केप टाउन साउथ अफ्रीका में खेला गया था। फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में था और ऑस्ट्रेलिया जो है वो आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप जीत गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2 बातें कि आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ पर खेला गया, तो आंसर हो जाएगा केप टाउन साउथ अफ्रीका में खेला गया। और किस टीम ने इसे जीता है, तो साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया ने जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। तो भारत की क्या पोजीशन थी, भारत कहाँ था यहाँ पे, तो भारत के बारे में मैं आपको बता दूं, इंडिया की जो वीमेंस टीम थी वो ऑस्ट्रेलिया की टीम से सेमीफाइनल मैच में हार गई थी, उसके बाद बाहर हो गई वो। ठीक है, so Australian women cricket team has defeated South Africa by 9 runs to lift the ICC T20 World Cup trophy। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली है और ये ऑस्ट्रेलिया के 6वें नंबर की जीत है। तो अभी तक आईसीसी जो वीमेंस T20 वर्ल्ड कप होता है, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी यहाँ पे 5 बार जीत चुका था और ये 6वीं बार भी इस टाइटल को उसने अपने हाथों में, इस ट्रॉफी को अपने हाथों में उठाया है। 2010, 12, 14, 18, 20 और 23 में ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ल्ड कप को जीता है। ठीक है, इतनी चीज़ें। अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बनते हैं वो होते हैं आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एस्ले गार्डन, इन्होंने आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम किया है। वहीं बेथ मुनी इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। बेथ मुनी जो है, इन्होंने 74 स्कोर किए थे। अब बेथ मुनी जो है, यहाँ से एक और करंट अफेयर्स हमारा निकल के आता है, क्योंकि आप सभी को पता है अभी कुछ दिनों बाद 4 मार्च से जो है वो WPL की शुरुआत होनी और WPL का पहला एडिशन होना है, जिसमें 5 हमारी जो फ्रेंचाइजी टीम है वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली है और उनमें से एक टीम है गुजरात जायंट्स। तो गुजरात जायंट्स ने बेथ मुनी को अपना कैप्टन अपॉइंट किया है। तो गुजरात जायंट्स की अपकमिंग जो WPL का एडिशन होना है उसमें बेथ मुनी गुजरात टाइटन की कैप्टन होंगी। वहीं स्नेह राणा जो है, उनका नाम वाइस कैप्टन की तरह चुना गया है। उप कप्तान जो है वो स्नेह राणा होंगी। ठीक, इतनी चीज़ें। तो आपको क्या बातें याद हो गई, तो 4-5 बातें आपको यहाँ पे मोटी मोटी याद रखनी है। पहली बात, आईसीसी T20 वीमेंस वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीता है, साउथ अफ्रीका हारा है। यहाँ पे बेथ मुनी जो है, इन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है और इन्होंने जो है 74 रन बनाए थे और इन्हें गुजरात जायंट्स का कैप्टन अपॉइंट किया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एस्ले गार्डन ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं काराबाओ कप। अभी काराबाओ कप डायरेक्टली पूछ लेता है कि भाई बताओ इस कप का एसोसिएशन किससे है, तो मैं आपको बता दूं कि एक फुटबॉल ट्रॉफी है। कौन सी ट्रॉफी है ये? फुटबॉल ट्रॉफी है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में जो ट्रॉफी होती हैं और जो वर्ड्स होते हैं स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड, वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो जो काराबाओ कप है, जिसको ईपीएल कप के नाम से भी जाना जाता है, एक मेजर फुटबॉल ट्रॉफी है जो कि इंग्लैंड में खेली जाती है, जहाँ पर जितने भी क्लब हैं फुटबॉल के सारे क्लब्स को इनवाइट किया जाता है, सारे क्लब यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक जो सबसे सक्सेसफुल क्लब है वो लिवरपूल है, इज अ मोस्ट सक्सेसफुल क्लब, जो सबसे ज़्यादा बार 9 बार इस चैंपियनशिप को, इस ट्रॉफी को इसने अपने नाम किया है। चलिए अब रिसेंटली ट्रॉफी के बारे में हम बात करते हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रिसेंटली काराबाओ कप टाइटल 2023 अपने नाम किया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम ने काराबाओ कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, इन्होंने न्यू कैसल को डिफीट किया है, और न्यू कैसल जो है वो सऊदी अरेबिया का क्लब है। चलिए अब बात करते हैं हम नेशनल हॉकी चैंपियनशिप के बारे में। ठीक है, सीनियर वीमेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023, और पहली बार ये टाइटल मध्य प्रदेश ने जीता है, फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। हमारे मध्य प्रदेश ने पहली बार सीनियर वीमेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश वीमेंस टीम विन फर्स्ट नेशनल हॉकी टाइटल 2023। ये जो नेशनल सीनियर वीमेंस हॉकी नेशनल टीम की हॉकी जो हो रही थी, ये आंध्र प्रदेश में खेली जा रही थी। मध्य प्रदेश ने डिफीट किया है महाराष्ट्र को, और मध्य प्रदेश का ये अपना पहला टाइटल, तो फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश रहा है, सेकंड पे महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आप देखेंगे तो झारखंड रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पे झारखंड रहा है। अब यहाँ पर आपको एक प्लेयर का नाम याद रखना है जिनका नाम है प्रतिभा आर्या। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिभा आर्या जो रिसेंटली न्यूज़ में थी वो किस गेम से हैं, तो आंसर होना चाहिए आपका कि वो हॉकी खेलती हैं, हॉकी से एसोसिएटेड है। प्रतिभा आर्या एमपी की हॉकी टीम में खेलती हैं, और इन्हें बेस्ट डिफेंडर ऑफ द चैंपियनशिप और प्लेयर ऑफ द मैच दोनों टाइटल प्रतिभा आर्या को मिले हैं। बेस्ट डिफेंडर और प्लेयर ऑफ द मैच दोनों टाइटल प्रतिभा आर्या को मिले हैं, इनका एसोसिएशन हॉकी से है। ठीक, चलिए अब इनको तो सभी लोग जानते हैं, ये है मेसी। और मेसी क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। कौन से देश से हैं, तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। ठीक है ना। और रिसेंटली अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप 2022, जो कि कतर में खेला गया था, उसमें अर्जेंटीना इस वर्ल्ड कप को जीता भी था, ये बात भी आपको पता है। तो यहाँ पर फीफा अवार्ड्स डिक्लेयर किए गए हैं, और बेस्ट प्लेयर, बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है, मेसी को दिया गया है। ठीक है, सो देख लेते हैं न्यूज़। लियोनेल मेसी विंस बेस्ट मेंस प्लेयर 2022 एट द फीफा अवार्ड्स। तो जो फीफा अवार्ड्स रिसेंटली पेरिस में दिए गए हैं, और वहाँ पे बेस्ट मेंस प्लेयर का अवार्ड मेसी ने जीता है। और ये मेसी का कोई पहला टाइटल नहीं है, मेसी इसके पहले भी कई सारे टाइटल अपने नाम कर चुके हैं, 2009 में, 10 में, 11, 12, 15, 19 और अब 2023 में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो 7th नंबर का उनका यहाँ पर फीफा अवार्ड है बेस्ट मेंस प्लेयर का। वहीं अगर हम वीमेंस कैटेगरी में बात करते हैं, तो बेस्ट वीमेंस प्लेयर ऑफ द 2022 एट द फीफा अवार्ड्स किसे दिया गया है, एलेक्सिया पुटेलास को दिया गया है, जो कि स्पेन की खिलाड़ी हैं। ठीक है, एलेक्सिया पुटेलास का नाम आपको याद रखना है, जो कि स्पेन की खिलाड़ी है। तो क्वेश्चन पूछना होगा तो वो इन दोनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछ लेगा। बाकी आपकी जानकारी के लिए आप इनको भी याद रख सकते हैं। फेयर प्ले अवार्ड किसे है, बेस्ट मेंस कोच, वीमेंस कोच, है ना। तो ये एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन है, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि पूछना होगा तो वो फीफा अवार्ड्स बेस्ट मैन प्लेयर और बेस्ट वीमेन प्लेयर से ही पूछेगा। ठीक है, चलिए अगले पर्सन है यहाँ पर शैलेश पाठक। इन्हें फिक्की का सेक्रेटरी जनरल या फिर महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, शैलेश पाठक अपॉइंटेड फिक्की सेक्रेटरी जनरल, इन्हें फिक्की का महासचिव नियुक्त किया गया है। और इनका जो टेन्योर है वो आज से, मतलब 1 मार्च 2023 से ही ये इनका जो सेक्रेटरी का पद है वो इफेक्ट में आएगा। फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है, और 1927 में फिक्की की स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा। और फिक्की के जो फाउंडर है ना, फिक्की के जो फाउंडर हैं वो हैं घनश्याम दास बिरला जी। अब यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट फिक्की के द्वारा की गई कि फिक्की के जो डायरेक्टर जनरल हैं, अभी वर्तमान में फिक्की के जो डायरेक्टर जनरल है वो अरुण चावला है। कौन है, अरुण चावला है। और 30 जून को इनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद ये एडवाइजरी रोल में काम करेंगे। ठीक है, और फिक्की के अभी जो प्रेसिडेंट है वो सुब्रकांत पांडा है, और दिसंबर 2022 में ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। चलिए अगले प्लेयर के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है
अंकित गुलिया। अंकित गुलिया जो कि क्या है, एक रेसलर है, आप देख सकते हैं। एक क्या है, ये रेसलर है, इंडियन ग्रेको रोमन रेसलर है अंकित गुलिया। और इन्होंने इब्राहिम मुस्तफ़ा रैंकिंग सीरीज़ में ब्रोंज मेडल हासिल किया है। इब्राहिम मुस्तफ़ा 2023 रैंकिंग सीरीज़ में इंडिया के अंकित गुलिया ने ब्रोंज मेडल हासिल किया है मेंस 72 केजी डिवीज़न में। और ये जो चैम्पियनशिप थी वो अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में हो रही थी। कहाँ हो रही थी ये? इजिप्ट में हो रही थी। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने बताया था जो ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है वो भी कहाँ चल रहा है? इजिप्ट में ही चल रहा है ना। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ये इनको तो आप जानते होंगे, ये रणवीर सिंह है और इन्हें पेप्सिको का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जिससे यंग कंज्यूमर भी जो है इनके टारगेट बन सके इनकी कैंपेन में। तो पेप्सिको के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? रणवीर सिंह बन गए हैं। पेप्सिको जो है वो USA की एक ब्रांड है और 1965 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। चलिए अब हम बात करते हैं रायसीना डायलॉग के बारे में। रायसीना डायलॉग राष्ट्रपति भवन में होता है, क्योंकि हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है वो रायसीना हिल पे है। और रायसीना हिल पे जो प्रेसिडेंट हाउस है वहाँ पर जब अलग अलग देशों के डेलीगेट्स आपस में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, मिलते हैं, तो उसको हम रायसीना डायलॉग कहते हैं। तो यहाँ पे 8वां रायसीना डायलॉग कंडक्ट होने जा रहा है, ठीक है ना। 2 मार्च से शुरू होगा, 2-3 मार्च को बेसिकली। और इसकी जो चीफ गेस्ट है वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन है चीफ गेस्ट? इटालियन प्राइम मिनिस्टर है। तो देख का नाम क्या है? जॉर्जिया मेलोनी है। उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी आए हुए हैं। दोनों देश यहाँ पे मिलकर बात करेंगे, दोनों डिस्कस करेंगे कैसे ग्लोबल इश्यूज़ को काउंटर किया जा सकता है, बायलैटरल रिलेशंस को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि इटली और भारत के जो है वो 75 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन हो गए हैं। तो डायलॉग जो होना है रायसीना डायलॉग 8वां एडिशन, उसकी चीफ गेस्ट है ये, ठीक है ना, इटली की प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस हवाई अड्डे के बारे में जिसका नाम है शिवमोगा हवाई अड्डा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेट शिवमोगा एयरपोर्ट इन कर्नाटका। तो शिवमोगा एयरपोर्ट को उद्घाटन करने का काम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया गया है। लगभग 450 करोड़ की लागत के साथ इस एयरपोर्ट को डिज़ाइन किया गया है, तैयार किया गया है। इस एयरपोर्ट का जो फाउंडेशन स्टोन है वो 2020 में 2020 में जून में रखा गया था। और उस समय जो थे कर्नाटका के मुख्यमंत्री VS येदुरप्पा थे, ठीक है। और VS येदुरप्पा जी की ये बेसिकली होम डिस्ट्रिक्ट है शिवमोगा, इसलिए यहाँ पे शिवमोगा एयरपोर्ट का फाउंडेशन स्टोन उन्होंने रखा था। और फाइनली प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा कर्नाटका के इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सर्वनंदा सोनोवाल के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट चिंतन शिविर इन असम। तो आयुष मंत्रालय ने असम में अपना पहला चिंतन शिविर आयोजित किया है। कौन सा शिविर है? चिंतन शिविर आयोजित किया। तो क्या यहाँ पे चिंतन करेंगे? हाँ, चिंतन करेंगे। किस बात का चिंतन करेंगे? कि हमारा जो आयुष सेक्टर है उसको और भी ज़्यादा हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन को हम कैसे और ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नई पॉलिसीज़ एग्जिस्टिंग पॉलिसी में क्या अपडेट कर सकते हैं, नई क्या पॉलिसी बना सकते हैं, हम कैसी नई टेक्नोलॉजीज़ का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए पूरा रोड मैप तैयार कराने के लिए यहाँ पर चिंतन होगा, तो इसलिए इसका नाम है चिंतन शिविर। अच्छा, चिंतन शिविर जो है इसको इनॉग्रेट करने का काम यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष सर्वनंदा सोनोवाल ने किया है। और कहाँ पर आयोजित हो रहा है? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, ठीक है। इतनी चीज़ें। इसके अलावा असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत विश्व शर्मा, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट प्रोजेक्ट सोनापुर असम में इनॉग्रेट किया है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट असम के मुख्यमंत्री के द्वारा सोनापुर असम में इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट प्लान 10 क्लीन प्लांट सेंटर टू बूस्ट फ्रूट क्रॉप प्रोडक्शन। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बजट की तरफ लेके जाती हूँ कि 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था और हमारे उस यूनियन बजट में उन्होंने इस स्कीम के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमारे जो डोमेस्टिक अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे अलग डोमेस्टिक प्लांट्स और फ्रूट्स होते हैं, उनके बारे में लोगों को बताने और उसका प्रोडक्शन करने के लिए उनको दूसरे देशों तक पहुँचाने के लिए बेसिकली ये 10 क्लीन
प्लांट सेंटर को तैयार किया जाएगा फ्रूट क्रॉप प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा इन्हांस करने, बूस्ट करने के लिए, जिसके लिए 2030 तक 2200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। दिस सेंटर विल सेट अप फॉर फ्रूट क्रॉप्स विथ अ बजट ऑफ 2200 करोड़ इन द नेक्स्ट 7 ईयर टिल 2030। ऐसे जो सेंटर होते हैं जैसे कि क्लीन प्लांट सेंटर है, तो कई सारे डेवलपिंग नेशन में ऑलरेडी ऐसे सेंटर्स होते हैं जैसे कि यूएसए, नेदरलैंड, इजराइल, और भारत भी आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के अंदर 10 क्लीन प्लांट सेंटर को तैयार कर रहा है, जिससे हम डोमेस्टिक लेवल पे अपने फ्रूट की क्रॉप का प्रोडक्शन और भी ज़्यादा बढ़ा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है लाडली बहना योजना। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, पर अभी एमपी कैबिनेट के द्वारा इस योजना को अप्रूवल मिल गया है, मंजूरी मिल गई है। ठीक है, तो एमपी कैबिनेट अप्रूव लाडली बहना योजना। एमपी कैबिनेट ने लाडली बहना योजना को मंजूरी दी है, और कैबिनेट की जो मीटिंग थी उसको चेयर कर रहे थे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, अब ये जो है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए हर एक लेवल के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसमें भी कोई कास्ट बार नहीं कि एससी के लिए है या एसटी के लिए है, सारी वर्गों की महिलाएं, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, सभी महिलाओं के लिए है जिनकी एज 23 ईयर्स के ऊपर है। उन लोगों के लिए उनको हर महीने 1000 रुपीज़ यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत दिए जाएंगे। इस योजना को 5 मार्च 2023 को इस योजना को लागू किया जाएगा। ठीक है, तो लाडली बहना योजना जो है वो मध्य प्रदेश की योजना है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स रिसेंटली पब्लिश हुआ है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स बेसिकली 2012 से इसकी शुरुआत हुई है और 2012 से इस इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है। यहाँ पे वर्ल्ड के रिचेस्ट जो पर्सन है उनकी लिस्ट को जारी किया जाता है, और अगेन यहाँ पे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन कौन बन गए हैं? एलॉन मस्क बन गए हैं, जिनकी टोटल वेल्थ कितनी है? 187 बिलियन डॉलर की है। और सेकंड नंबर पे फ्रांस के वर्नार्ड अर्नोल्ट है, जो कि लुई विटॉन कंपनी के हेड है। ठीक है, वो सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। ओके, अब बात करते हैं भारत के लीडर के बारे में। हमेशा अंबानी और अडानी चर्चा में रहते हैं, और अडानी जी जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर लगातार कम हो रहे थे और काफ़ी लॉसेस अडानी ग्रुप के हुए हैं। तो अडानी जो आपके गौतम अडानी जी हैं उनकी रैंकिंग 30th स्पॉट पे पहुंच गई है, और अंबानी की रैंकिंग 10वें नंबर पे, और उनकी टोटल वेल्थ जो है वो 81.7 बिलियन डॉलर की है। आप इस पूरी लिस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, बिल गेट्स भी देखिए चौथे नंबर पे है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अल्मा के बारे में। अल्मा क्या है? बेसिकली अल्मा एक रेडियो टेलीस्कोप है। ठीक है, अल्मा क्या है? एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसका पूरा नाम आटाकामा लार्ज मिलीमीटर या फिर सब मिलीमीटर एरे है। ठीक है, आटाकामा क्या है? बेसिकली आटाकामा चिली में जो है ना एक डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है, आटाकामा डेजर्ट, आप लोगों ने सुना भी होगा। ओके, सो रेडियो टेलीस्कोप अल्मा इज सेट टू गेट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अपडेट। अब यहाँ पे देखो कोई टेलीस्कोप है, अब बहुत पुराने समय में इस टेलीस्कोप को तैयार किया गया, बिल्ड किया गया। अगर आप किसी भी चीज़ का, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का आप अगर रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समय समय पे आपको अपडेट करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि जो रेडियो टेलीस्कोप है अल्मा, इसके भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अपग्रेड किया जाएगा, और इसके लिए लगभग 5 साल का समय लगेगा। 5 ईयर्स में ये अपडेशन कंप्लीट होगा, क्योंकि जो अल्मा है मतलब आटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे जो है, ये बेसिकली कई सारे देशों की पार्टनरशिप से ऑपरेट होने वाला, कई सारे देशों की पार्टनरशिप से ऑपरेट होने वाला रेडियो टेलीस्कोप है, जिसमें यूएसए और 16 अलग अलग कंट्रीज़ हैं, यूरोप की और कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, चाइल्ड, सभी मिलके इस टेलीस्कोप को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अल्मा जो आपका रेडियो टेलीस्कोप है इसमें 66 एंटीनाज हैं, और ये आटाकामा डेजर्ट में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसको अपग्रेड करने का रीज़न क्या दिया जा रहा है? टू कलेक्ट मोर डेटा, है ना। वही अगेन मैंने कहा, रेंज बढ़ाना है अगर आपको तो टेक्नोलॉजी को तो अपडेट करना पड़ेगा, और भी ज़्यादा आपको शार्प इमेजेस मिल सकें। ठीक, तो ये आज की हमारे करेंट अफेयर्स थे। अब कुछ न्यूज़ है जिनको हम शॉर्ट में देखेंगे। सबसे पहली बात है कि केरला गवर्नमेंट और यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए एमओयू साइन किया गया है। द केरला गवर्नमेंट साइन एन एग्रीमेंट विद द यूएन वीमेन टू बूस्ट वीमेन फ्रेंडली एक्टिविटी इन द स्टेट टूरिज्म सेक्टर।
महिलाओं की भागीदारी पर्यटन क्षेत्र में बढ़ाने के लिए केरला गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशन के साथ यहाँ पे एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन है जिनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि कंपनी बहुत जल्दी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट रिफाइनरीज को सेटअप करेगी। 2047 तक का टारगेट है, जिससे वो नेट कार्बन एमिशन जो हमारे ज़ीरो करने का टारगेट है उसमें सहयोग कर पाए। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया है। किसके साथ? टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ। किसके साथ किया है? टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ। 5000 करोड़ रुपए का ये एमओए है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के 150 आईटीआई को अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, मैंने अभी कुछ समय पहले पे नाउ और यूपीआई के बारे में बताया था कि पे नाउ और यूपीआई के बीच में लिंक हुआ है, जिससे सिंगापुर और भारत के बीच के जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं वो और भी आसान हो जाए, रेमिटेंस जो भेजते हैं लोग उनको आसानी हो। अब हम इस यूपीआई ट्रांजैक्शन को और एक्सटेंड कर रहे हैं, तो सिंगापुर के बाद हमारा टारगेट यूएई, मॉरिशियस और इंडोनेशिया में है। आइए अब एक फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है अतुकल पोंगला फेस्टिवल। ये 10 दिन तक चलने वाला फेस्टिवल है। हर साल ये फेस्टिवल आयोजित होता है केरला में। कहाँ पर है? तो केरला का फेस्टिवल है। याद रखेंगे कि अगर पूछ लिया जाए कि अतुकल पोंगला किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाने वाला 10 दिन का फेस्टिवल है, तो आंसर हो जाएगा केरला। और यहाँ पर जो है वो गॉडेस भद्रकाली जी की उपासना या पूजा की जाती है, उनको डेडिकेटेड ये फेस्टिवल होता है। क्लियर? नेक्स्ट है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट फाइनली खत्म हो चुकी है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और इसके लिए जो थीम थी वो थी मेन स्ट्रीम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी, भारत में हुई थी मतलब। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी हेडलाइंस के बारे में। तो जो मैंने आज आपको न्यूज़ पढ़ाई है वही सारी बातें यहाँ पे लिखी है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। गुजरात जायंट्स के द्वारा बैट मूडी को कैप्टन अपॉइंट किया गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो है वो काराबाओ कप टाइटल 2023 अपने नाम कर लिया है। मध्य प्रदेश की वीमेंस टीम ने पहली बार नेशनल हॉकी टाइटल अपने नाम की है। फिर मेसी जो है इन्हें बेस्ट मैन प्लेयर 2022 एट द फीफा अवार्ड दिया गया है। शैलेश पाठक इन्हें फिक्की का सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है। 1 मार्च से मतलब आज ही से ये इफेक्ट में आ रहे हैं। इसके बाद इंडिया के रेसलर हैं अंकित गुलिया, इन्होंने इब्राहिम मुस्तफ़ा रैंकिंग सीरीज में ब्रोंज मेडल हासिल कर लिया है। नेक्स्ट है रणवीर सिंह, इनको पेप्सिको का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। फिर इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, ये 2 दिन के विजिट पे आई हैं और जो 8वें नंबर का रायसीना डायलॉग होने हैं उसके लिए चीफ गेस्ट भी हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा पहला चिंतन शिविर असम में आयोजित किया गया काजीरंगा नेशनल पार्क में। गवर्नमेंट प्लान कर रही है 10 क्लीन प्लांट सेंटर को खोलने का, जिससे फ्रूट क्रॉप प्रोडक्शन को बूस्ट मिल सके। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिल गया है लाडली बहना योजना का। 5 मार्च को इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। फिर मैंने आपको ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के बारे में बताया। एलॉन मस्क ने अगेन यहाँ पे टॉप किया है। नेक्स्ट है रेडियो टेलीस्कोप जिसका नाम है अल्मा, जो कि आटाकामा डेजर्ट में चाइल्ड में आपको मिलेगा और ये तैयार है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अपडेट के लिए और आने वाले 5 सालों में इसको अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे कुछ रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में। सो पहला क्वेश्चन है 14 राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो 14वें नंबर के राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन जो है वो राजस्थान में किया गया, बीकानेर राजस्थान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव, है ना, कहाँ पर आयोजित हुई थी, जिसको इनॉग्रेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे इम्फाल, मणिपुर। ऑप्शन डी। कल मैंने आपको यूएस इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में बताया था। भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत 42वें नंबर पे है, 42। ऑप्शन डी। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 जो है वो कहाँ पर होने वाली है? 27 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है और तेजस यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, यूएई। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच स्टेट और यूटी हैव बीन चूजन बाय द इंडियन टुडे टूरिज्म सर्वे फॉर द बेस्ट एडवेंचरस टूरिज्म डेस्टिनेशन या अवार्ड? तो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
ऑस्ट्रेलिया जो है उसने T20 वर्ल्ड कप 2023 वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 अपने नाम कर लिया। ये कहाँ पर हुआ था टूर्नामेंट? तो मैंने आपको बताया था साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? तो कर्नाटका राज्य में किया गया है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। मार्कोनी प्राइज 2023 रिसेंटली किसे दिया गया है? ये 4 ऑप्शन है, जो भी सही आंसर है वो आप हमें कमेंट पे दीजिएगा। रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। ओके, सो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए करेंट अफेयर्स के साथ कल के सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।